Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है, नियमों की अनदेखी हो रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम ये मानकर चलेंगे कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को जानता है। अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो हम इसे देखेंगे। अगर बिहार में एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई अवैधता पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वो बिहार एसआईआर पर टुकड़ों में राय नहीं दे सकती। उसका अंतिम फैसला केवल बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एसआईआर पर लागू होगा। मामले पर 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने यह भी कहा कि आधार कार्ड को लेकर अगर किसी तरह की शंका हो तो आयोग इसकी जांच कराए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने कानून में किए गए 3 बड़े बदलावों पर अंतिम फैसला आने तक स्टे लगा दिया। इनमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का नियम शामिल है। कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर्स की संख्या 4 और राज्यों के वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा नहीं हो। सरकारें कोशिश करें कि बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले सरकारी मेंबर्स भी मुस्लिम कम्युनिटी से हों। वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने वाले एडवोकेट अनस तनवीर ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार पाया है कि कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। उन्होंने सभी प्रावधानों या पूरे अधिनियम पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है। Found that there is a prima facie case for stay on certain provisions. They have not stayed all the provisions, the complete act, but certain provisions have been stayed, like the provision that said that you have to be a Muslim for 5 years have been stayed because there is no mechanism to determine whether the same can happen or not, to determine whether someone has been a Muslim for 5 years or not. Apart from that, the provision 23C, the court has said that until unless there is a mechanism devised, no third party interest can be created. Nothing can be, the people cannot be dispossessed of their waqf properties. As far as non-Muslim members are concerned, the court has said that in the waqf board it cannot be more than 3 and not more than 4 in the section 9. And on the registration, the court has apparently extended the time limit but has not stayed the provision. संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामला मंत्री किरेन रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का स्वागत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने जो तय किया है वो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मैं संतुष्ट हूं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट को पूरा विषय का जानकारी है, बहुत विस्तार में पक्ष रखा। सरकार के ओर से हमारे सॉलिसिटर जनरल ने विस्तृत रूप से एक्ट में जो प्रावधान है और उसका मंशा, सरकार का जो सोच है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में रखा है। और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ने जो तय किया है, ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है, क्योंकि कोई भी कानून जब पार्लियामेंट में बनता है और पार्लियामेंट में विस्तृत रिकॉर्ड चर्चा, आपको मालूम होगा वक्फ अमेंडमेंट बिल में जब चर्चा हुई थी लोकसभा राज्यसभा में, सबसे लंबी चर्चा भारत का संसद का इतिहास में, सबसे लॉन्गेस्ट डिस्कशन एवर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लखनऊ में ईदगाह इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि हमारी मांग थी कि पूरे अधिनियम पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। हालांकि धारा 3 और 4 पर रोक एक बहुत स्वागत योग्य कदम है और हमें उम्मीद है कि जब भी अंतिम निर्णय आएगा हमें 100% राहत दी जाएगी। The Honorable Supreme Court has given interim order related to the Waqf Amendment Act 2025.
However, our demand was that the entire act, there must be a stay on the entire act, but the court has not given such order. However, the court has stayed many provisions, and we welcome the stay on certain provisions, such as that a person who want to make a waqf should be 5 years practicing Muslim, and that the court has also cleared that the CEO must be from the Muslim community, and the overriding powers given to the district collector for deciding whether a property is a waqf or not has also been stayed. The stay on section 3 and 4 is a very welcome step, and we expect that whenever the final decision will come, we will be given 100% relief. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। 3 दिन का ये सम्मेलन इंडियन आर्मी के ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर विजय दुर्ग यानी पुराने फोर्ट विलियम में हो रहा है। इसकी थीम है ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर, जो सशस्त्र बलों में सुधारों, एकीकरण, तकनीकी आधुनिकीकरण और ऑपरेशनल रेडीनेस पर फोकस करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और अन्य टॉप लीडर्स भी यहां मौजूद हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श की ये पहली बैठक है। पीएम मोदी ने सेना के जज्बे की सराहना की और आत्मनिर्भर भारत के लिए ट्रांसफॉर्मेशन पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में विकसित भारत के लिए एआई का रोड मैप कार्यक्रम में महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि अगले साल फरवरी में भारत में एआई इम्पैक्ट समिट होगा। इस सम्मेलन की तैयारी के लिए नीति आयोग देश भर के जिलों में जमीनी स्तर पर हो रहे कार्यों का आकलन कर रहा है। खासतौर पर खेती, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहे प्रयासों का समागम किया गया है ताकि इन्हें एआई तकनीक से जोड़कर बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकें। साथियों, अगले साल फरवरी में एआई इम्पैक्ट समिट होगा। एआई इम्पैक्ट समिट आप सब जानते हैं कि एआई समिट की शुरुआत पहले यूके में हुई थी, ब्लेचली में, जो कि सेफ्टी पे था। उसके बाद में सोल में, फिर फ्रांस में, और इस बार भारत में होगा अगले फरवरी में। इस एआई इम्पैक्ट समिट की तैयारी के लिए नीति आयोग की तरफ से पूरे देश भर के सभी जिलों के साथ जो ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहा है, फील्ड में जो काम हो रहा है एआई का उपयोग करके, एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, इन सब पे जो काम हो रहा है उसको लेके एक बहुत अच्छा समागम किया गया और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको सबके साथ शेयर किया गया। जैसे राजस्थान में टोंक में एआई का उपयोग करके बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाई में, विशेषकर गणित की पढ़ाई में 100% इम्प्रूवमेंट आया। ऑलमोस्ट जितना लेवल पहले था उससे डबल हुआ लेवल। ये इस तरह के कई एग्जाम्पल्स महाराष्ट्र में, जैसे हिमाचल में, कई जगह एआई का उपयोग करके बहुत अच्छे जो जमीन पे इम्पैक्ट करने वाले काम है उन सबका यहाँ पर आज समाधान किया। झारखंड के हजारीबाग जिले के टाटीझरिया थाना क्षेत्र में मुठभेड़ में 3 शीर्ष नक्सली मारे गए। इन नक्सलियों को पकड़ने पर बड़े इनाम की घोषणा की गई थी। सुरक्षा बलों ने मौके से AK-47 राइफल सहित कई हथियार बरामद किए हैं। ये संयुक्त अभियान हजारीबाग पुलिस, CISF, CRPF और कोबरा बटालियन ने मिलकर चलाया। आईजी ऑपरेशंस एंड झारखंड पुलिस प्रवक्ता डॉक्टर माइकल राज एस ने बताया कि झारखंड पुलिस और कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम को नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। उसमें 3 शवों में एक को तो पहचान हुआ है, सादेव सोरेन है जो सेंट्रल कमेटी मेंबर है, और एक है रघुनाथ हेम्ब्रम है, वो सैक सदस्य हैं, स्पेशल एरिया कमेटी का सदस्य हैं, और एक है राम केलावन है, जोनल कमेटी मेंबर है। ये तीनों का लाश बरामद हुआ है और 3 AK-47 बरामद हुआ है। जो सीसी मेंबर है ये 1 करोड़ का इनामी है। जो रघुनाथ हेम्ब्रम है 25 लाख इनामी है। वो जो राम केलावन है 10 लाख इनामी है। जो अभी ऑपरेशन हमारा जारी है, इसी ऑपरेशन से हमारा झारखंड में जो बोकारो और पारसनाथ
जो जुमरा और लुगु पहाड़ क्षेत्र पोखरा में और जो परासनाथ का जो गिरिडीह जिला का परासनाथ क्षेत्र में जो नक्सली हैं सभी समाप्त हो चुका है। आज का दिन में कोई भी नक्सल उधर बचा नहीं है। हम लोग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से दिल्ली के लिए रेल रैपिड कार्गो सर्विस शुरू हो गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नौगाम रेलवे स्टेशन से कश्मीर और नई दिल्ली के बीच संयुक्त पार्सल उत्पाद रैपिड कार्गो सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिन्हा ने कहा कि रैपिड कार्गो सर्विस के जरिए अब रोजाना 23 से 24 टन सेब और अन्य वस्तुएं सीधे दिल्ली पहुंचाई जा सकेंगी। इससे बागवानों और फल उत्पादकों को सीधा फायदा होगा। ये सेवा न केवल जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को नई गति देगी बल्कि प्रदेश को देश के अन्य हिस्सों से और मजबूती से जोड़ेगी। यहाँ से प्रारंभ हुई है और प्रतिदिन करीब 23-24 टन सेब या बाकी भी पेरिसेबल गुड्स यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के नेक्स्ट डे दिल्ली पहुंच सकेंगे। मैं मानता हूं कि यहाँ के आर्थिक उन्नयन में इस ट्रेन का बड़ा योगदान होगा। आए दिन हम देखते हैं कि टोपोग्राफी के कारण, भारी बारिश के कारण नेशनल हाईवे कभी कभी बंद हो जाती है। इससे काफी फ्रूट ग्रोवर्स को नुकसान हो रहा था। मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में एक बहुत ही बेहतर परिवहन की सुविधा रेलवे ने प्रारंभ की है। मैं रेलवे भारतीय रेल को धन्यवाद देता हूं और मुझे लगता है कि इससे जहां जम्मू कश्मीर का एकीकरण होगा वहीं कम लागत में किसानों का सामान देश के दूसरे बाजार तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ की इकॉनमी को भी एक बड़ा बूस्ट ये देगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में धार्मिक परिवर्तन पर विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि यदि हिंदू समाज में बराबरी और समान अवसर होते तो धार्मिक परिवर्तन क्यों होते? परिवर्तन लोगों का अधिकार है। सिद्धारमैया का यह बयान उस समय आया है जब राज्य में सामाजिक शैक्षिक सर्वेक्षण की तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर चुका है तो उसे सर्वेक्षण में अपनी वर्तमान धार्मिक पहचान घोषित करनी चाहिए, न कि पूर्व की हिंदू जाति का नाम। ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನತೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಸಮಾನ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಸಮಾನತೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಎಲ್ಲರೂ ಇರಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈಗ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಅಥವಾ BJPಯವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. इट इज देयर राइट अलवा कन्वर्शन आगोದು। पटना में दरोगा और सिपाही भर्ती परीक्षा जल्दी कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने पटना कॉलेज से पैदल मार्च निकाला। सैकड़ों अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग कर अभ्यर्थियों को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। अभ्यर्थियों ने कहा कि हम लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। लाठीचार्ज के दौरान कई अभ्यर्थी घायल हुए हैं। इन सब के बावजूद हम लोग डटे रहेंगे। इस घटना का राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो साझा करते हुए कहा कि रोजगार मांगने पर मिलती है लाठी। बिहार के युवा अब की बार इस नीतीश सरकार को उसकी असली जगह दिखाएंगे। उल्टी गिनती चालू हो गई है। देखिए पुलिस प्रशासन देखिए कैसे मारा गया है इन्हें। देखिए अपनी मांगों को लेकर आए थे यहाँ पे, लेकिन किस तरह से मारा गया है। देखिए एक व्यक्ति का जो है सर फोड़ दिया गया है, उसके बावजूद पुलिस देखिए किस तरह से जो है झड़प कर रही है। पुलिस और संविदा कर्मी के बीच जो है लगातार झड़प जो है देखने को मिल रहा है। दिखा रहे हैं किस तरह से जो है पुलिस और संविदा कर्मी दोनों को। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही।
बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।